तो कल हम लोगों ने पढ़ रहे थे किसके बारे में, मरुस्थलीय प्रदेश सऊदी अरब के बारे में, है ना। तो कल हम लोगों ने देखा था कि भाई जो है उत्तरी गोलार्ध में अलग मरुस्थल है ना, दक्षिणी गोलार्ध में अलग मरुस्थल है ना। जी सर। तो ये मरुस्थल कैसे होते हैं, काफ़ी शुष्क होते हैं। कैसे होते हैं? काफी शुष्क। यहाँ सिर्फ बालू और रेतीली, यहाँ की ज़मीन बालू ही है ना। यहाँ दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ठंड पड़ती है। तो हम लोगों ने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से, तुमको क्या है, उत्तरी गोलार्ध में इसमें कौन कौन से मरुस्थल हैं, फिर दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से मरुस्थल हैं, है ना। प्लस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सऊदी अरब की स्थिति के बारे में पढ़ लिया था, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इसकी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जलवायु के बारे में, कि इसकी जलवायु कैसी है। सऊदी अरब की जलवायु बहुत कठोर है। कैसी है? बहुत कठोर है। सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर सीधी पड़ती है। कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है, लेकिन वर्षा नहीं के बराबर होती है। तो एक तो पूरे वर्ष भर सीधी किरणें, मतलब सिर्फ सर पे किरणें गिरती है, ठीक ना। और कि दूसरी क्या होती है कि वर्षा भी नहीं होती है। कोई दिक्कत भाई? चलिए आगे बढ़िए। क्योंकि पूर्वी पवनें आते आते शुष्क हो जाती है। क्या होती है? शुष्क हो जाती है। रेत बहुत गर्म हो जाता है। रात्रि को यहाँ उतनी ही ठंड पड़ती है, इसलिए रात और दिन के तापमान में बहुत अंतर है। रात और दिन के तापमान में बहुत अंतर है। क्योंकि दिन जो है वो उतना ही गर्म है और रात उतनी ही ठंडी। इसे ताप परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप परिसर। क्योंकि रात्रि को उतना ही यहाँ पर उतनी ही ठंड पड़ती है, इसलिए रात और दिन के तापमान में बहुत अंतर है। और जो है दिन का तापमान जो है बहुत गर्म है। कोई दिक्कत भी? चलो आगे बढ़ो। यही जलवायु की विषमता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विषमता का। इस तापमान के एकदम कम व अधिक होने से चट्टानें टूट कर हजारों वर्षों से रेत का रूप धारण कर लेती है। क्या करती है? जब जो एकदम से तापमान बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर एकदम से तापमान बहुत कम हो जाए, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक रोज़ फैलेगा, रोज़ सिकुड़ेगा, है ना। हमारे यहाँ भारत में क्या है कि एक समय में सर्दी पड़ती है, एक समय में गर्मी, तो कम से कम है ना। यही रोज़ पड़ता तो हमारे यहाँ वही हाल होता है कि फट टूट जाता सब कुछ, है ना। क्योंकि ठंड, जब गर्मी पड़ेगी तो जो है उसके अंदर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो जो फैल जाएंगे। जब ठंड पड़ेगी तो सिकुड़ जाएंगे। तो रोज़ फैलना, रोज़ सिकुड़ना, एक दिन टूट जाता है ना। तो इसी तरह का उसके अंदर काम होता है। पत्थर के अंदर यही हो के जो है चट्टानें हजारों वर्षों से रेत का रूप धारण कर लेती है। दिन में तेज धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जो रेत को तेजी से एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। कहाँ ले जाती है? एक स्थान से दूसरे स्थान। और रेत के टीले बना देती है। क्या करती है? रेत के टीले बना देती है, जिन्हें सैंड ड्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंड ड्यून कहते हैं। यह टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर धूल भरी आंधियों द्वारा रूपांतरित होती है। ये टीले कैसे रूपांतरित होते हैं एक स्थान दूसरे स्थान? धूल भरी आंधियों के द्वारा। कोई दिक्कत भी? समुद्र तटीय स्थान अन्य स्थानों की तुलना में सुहावने होते हैं। कैसे होते हैं? सुहावने होते हैं, ठीक है। वनस्पति और वन्य जीवन। अब चलो, तो यहाँ का जलवायु के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया ना। चलो अब जो है सो देखते हैं, क्या देखते हैं, अब जो है सो देखते हैं कि यहाँ की वनस्पति, यहाँ कौन कौन से वनस्पति, मतलब पेड़ पौधे, है ना। वह वन्य जीवन। मरुस्थल प्रायः वृक्ष रहित है। मरुस्थल कैसा है? लगभग जो है यहाँ कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है। चूँकि वर्षा ही नहीं तो पेड़ कैसे होगा? नो। जहाँ वर्षा होती है तो कुछ छोटे पौधे उग जाते हैं, जो कुछ ही दिनों में सूख जाते हैं। क्या होता है? कुछ ही दिनों में सूख जाते हैं। नागफनी मरुस्थल में पाया जाने वाला पौधा है, जो गर्म जलवायु में भी जीवित रहता है। नागफनी क्या है? मरुस्थलीय पौधा है, जो कि गर्म जलवायु में भी जीवित रहता है, ठीक है।
इसने यहाँ के पर्यावरण से अनुकूल कर लिया। पर्यावरण से क्या किया उसने? अनुकूल कर लिया। वहाँ मतलब कैसे जी लेना है, ठीक है। उसने जो पत्ता को बदल के कांटा बना लिया। क्या किया है? पत्ता को बदल के कांटा बना लिया है। इसने यहाँ के पर्यावरण से अनुकूल कर लिया है। जल इकट्ठा करने के लिए इसका तना मुलायम और मांसल हो जाता है। तो जल अपने में रखने के लिए क्या होता है? इसका तना मुलायम हो जाता है और जो उसमें मांसल मतलब उसके मांस जैसा उसमें बन जाता है ना। देखा है ना नागफनी? तो पानी अपने में जमा करके रखता है। इसमें कोई पत्तियां नहीं होती जिनसे जल वाष्प बनकर उड़ जाए। तो जो है पत्तियों से क्या होता है? पत्तियों से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, इसलिए इसने पत्ती को ही हटा दिया। क्या किया? पत्ती को ही हटा दिया ताकि जल उड़ ना सके, और प्लस मांसल बना लिया जो कि इसमें जो है जल हमेशा जमा रहे, है ना। तो जो है दोनों काम हो गया। चलो आगे बढ़ो। जंतुओं से रक्षा करने के लिए इसमें कांटे होते हैं, और चूँकि इसमें कांटे हैं तो कोई इसको जंतु खाएगा भी नहीं। चलो आगे बढ़ो। कुछ स्थानों पर भूमि के नीचे जल है। क्या है? जल है। लोग जल निकालने के लिए बहुत गहरे कुएं खोदते हैं। क्या करते हैं? बहुत गहरे कुएं खोदते हैं। उनसे जल ऊँटों द्वारा चरस में लंबे रस्से द्वारा खींचा जाता है। क्या किया जाता है? लंबे रस्से द्वारा खींचा जाता है। मरुस्थल में कहीं हरे भरे स्थान भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? हरे भरे। इन्हें क्या कहते हैं? मरुद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुद्यान। तो जहाँ पर हरे भरे स्थल मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? मरुद्यान। ऐसे मरुद्यान उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नीची भूमि के भीतर जल स्रोत से ऊपर जल निकल आता है। क्या होता है? तो भूमि के नीचे जल स्रोत होता है। क्या होता है? भूमि के नीचे जल स्रोत होता है। मरुस्थल के निकट की भूमि में गेहूँ, ठीक है, के निकट की भूमि में गेहूँ, जौ, तरबूज और खजूर उगते हैं। क्या उगता है? गेहूँ भी कुछ उगा लेता है, जौ भी, तरबूज भी और खजूर भी उगा लेता है। खजूर मीठी और पोषक होता, यही है। खजूर जो है मीठी और पोषक होती है। शिकार करने के कारण शुतुरमुर्ग और सीधे सींग वाले हिरन प्रायः लुप्त हो गए हैं। तो चूँकि यहाँ शिकार बहुत हुआ है इसलिए शुतुरमुर्ग को मार के खा गया है। क्या किया है? खा गया है। और जो है तुमको हिरन भी प्रायः यहाँ पर खत्म ही हो चुका है। किंतु छोटा बारहसिंगे हैं। क्या है? छोटा बारहसिंगे हैं। लंगूर, लकड़बग्घा और जंगली बकरे यहाँ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगली बकरे। लंगूर, लकड़बग्घा और जंगली बकरे पाए जाते हैं। यहाँ कीट बहुत है। क्या है? कीट बहुत है। यहाँ पर कीट बहुत है। अब चलो यहाँ के जनजीवन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की बहुसंख्यक जनता खानाबदोश है। कैसी है? खानाबदोश यानी क्या बोलता है? घुमंतु है, ठीक है। इन खानाबदोश का मुख्य व्यवसाय पशुपालन तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं बनाना है। क्या इनका खानाबदोश लोगों का है जीवन? ये पहले तो ये पशु पालते हैं तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं बना कर बेचते हैं। कोई दिक्कत भाई? आगे आओ। इन्हीं खानाबदोशों को बद्दू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बद्दू। ये बद्दू लोग ऊँट, भेड़, बकरी तथा घोड़े आदि पशुओं को पालते हैं। किसको पालते हैं? ऊँट, भेड़, बकरी और घोड़ा पालते हैं ना। आगे आइए। अपने जीवन के लिए ये लोग इन्हीं पशुओं पर आश्रित होते हैं। किस पर? ऊँट, भेड़ और बकरों पर। इन्हीं पशुओं का ये लोग दूध पीते हैं, मांस खाते हैं और इनके दूध से दही तथा पनीर भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दूध भी पीते हैं, मांस खाते हैं और इनके दूध से पनीर भी बनाते हैं, है ना। आगे पढ़ो। भेड़, बकरी तथा ऊँटों के बालों से ये लोग कंबल आदि ऊनी वस्त्र बनाते हैं। तो जो है भेड़ बकरी का बाल निकाल के क्या बनाता है? भेड़ बकरी और ऊँटों का बाल निकाल के कंबल बनाता है। क्या बनाता है? कंबल और ऊनी कपड़ा बनाता है। ये लोग अत्यधिक सुंदर गलीचे बनाने में निपुण होते हैं। क्या बनाते हैं ये लोग? गलीचे बनाते हैं। अपने पालतू पशुओं की खाल से ये अपने रहने के लिए तंबू, कपड़े तथा पानी के थैले बनाते हैं। क्या करते हैं?
तंबू, तंबू, कपड़े और पानी के थैले। कोई दिक्कत भी? तंबू, कपड़े और पानी के थैले बनाते हैं किससे? अपने पालतू पशुओं की खाल से। पालतू पशुओं की खाल से ये सारा चीज़ बनाते हैं। ये लोग भोजन पानी तथा घास की तलाश में अपने पशुओं के साथ इधर उधर घूमते हैं। किस चीज़ के तलाश में? भोजन पानी तथा घास के तलाश में। बद्दू हमेशा समूह में ऊँटों की लंबी पंक्ति के साथ चलते हैं। बद्दू कैसे चलते हैं? समूह में जो है ऊँटों के साथ लंबी पंक्ति में चलते हैं। ये ऊँटों पर सवारी भी करते हैं। क्या करते हैं? सवारी भी करते हैं और सामान भी लादते हैं। क्या करते हैं? सामान भी लादते हैं। ऊँटों और बद्दुओं के इन समूहों को कारवां कहते हैं। क्या कहते हैं? कारवां। तो ऊँटों और बद्दुओं के समूहों को क्या कहते हैं? कारवां कहते हैं। ठीक है। मरुस्थल में बद्दू लोग अपना मार्ग दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा तथा तारों की स्थिति की सहायता से खोजना सीख लेते हैं। तो दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा और तारों की स्थिति से वे पशुओं से बनने वाली वस्तुओं का व्यापार करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार करके ये लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हें मरुद्यान वासियों को देकर बदले में खजूर, अनाज, नमक, कॉफ़ी, दवाइयाँ आदि प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त करता है? तो अपना ये सामान दे देता है और उसके बदले में ये क्या पाता है? उसके बदले में ये उनसे खजूर, नमक, अनाज, कॉफ़ी, दवाइयाँ आदि प्राप्त कर लेते हैं। बद्दू लंबे ढीले सफ़ेद चोगे पहनते हैं। बद्दू क्या पहनते हैं? लंबे ढीले सफ़ेद चोंगे पहनते हैं जिनसे उनका शरीर गर्दन से पाँव तक ढका रहता है। गर्दन से पाँव तक ढका रहता है। सिर को भी वे पगड़ी या बड़े रुमाल से ढके रहते हैं। सिर को कैसे ढके रहते हैं? पगड़ी या बड़े रुमाल से। चूँकि वहाँ इस्लाम धर्म के लोगों का ज़्यादा वहाँ पर निवास है ना, या सारा लोग लगभग इस्लाम को ही मानते हैं। और इस्लाम में सिर्फ औरत ही नहीं और मर्द भी का भी जो है सारा शरीर ढका होना चाहिए, है ना। इसलिए वे लोग जो है सारा शरीर को ढकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, कहीं भी खुला नहीं रहना चाहिए। ऐसा उसमें क्या बोलता है, कड़ा कानून है। तो वो लोग कड़ा कानून का वहाँ पर जो है बिल्कुल कड़ाई से पालन करते हैं। ठीक है। उनके लंबे चोगे और सिर के वस्त्र सूर्य की भयंकर गर्मी और रात की ठंडक से उनकी रक्षा करती है। सूर्य की भयंकर गर्मी और रात की ठंडक से भी रक्षा करती है। बद्दू महिलाओं को आभूषण पहनने का बड़ा चाव होता है। बद्दू लोग क्या बोलता है, बद्दू की महिलाएं क्या पहनती हैं? आभूषण, चाव से। मरुस्थल में यात्रा करने के लिए ऊँट का बड़ा महत्व है। किसका महत्व है? ऊँट का। इसके चौड़े पैर रेत में नहीं धंसते। चौड़े पैर रेत में नहीं धंसते। अपनी लंबी टांगों से यह एक कदम में दूसरे पशुओं की अपेक्षा अधिक दूरी तय कर लेता है। क्या करता है? तय कर लेता है दूरी। चूँकि इसका टांग जो है वो लंबा है। यह कई सप्ताह तक भोजन और पानी के बिना यात्रा कर सकता है। क्या कर सकता है? हाँ, बिना भोजन और बिना पानी का यात्रा कर लेगा। यह लगभग 3 सप्ताह के लिए जल पीकर अपने आमाशय में इकट्ठा कर लेता है। 3 सप्ताह का जल एक ही बार पी लेता है। 3 सप्ताह का जल एक ही बार और सारा जल ये अपना इकट्ठा करके रखा रहता है। अतः ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि ये ना तो जिस तरीक़ा से जहाज में एक बार तेल भर लेता ना तो अपना चलते रहता है, उसी तरह से ये एक ही बार अपना भर लेता और 3 सप्ताह तक अपना चलते रहा। कोई दिक्कत भी? चलिए आगे बढ़िए। सऊदी अरब के बहुत से निवासी किसान मरुद्यान निवासी हैं। जहाँ वहाँ पर ओएसिस है, जहाँ पर मरुद्यान है छोटा सा, वहाँ कुआं बना दिया और पढ़े ना हम लोग, अंदर में कुछ जल वहाँ मौजूद है, उससे अपना गेहूँ उगा लिया या और खरबूज तरबूज ये सब उगा लिया, है ना। तो जो है इस तरीक़ा से वे लोग रहते हैं वहाँ पर। मरुद्यान निवासी हैं। वे अपने मकान मिट्टी की ईंटों से बनाते हैं। मकान कैसे बनाते हैं? अपने जो है मिट्टी की ईंटों से। अतः वे अंदर से ठंडे रहते हैं। कैसे रहते हैं? अंदर से जो है ठंडे रहते हैं। वस्तुतः मरुद्यान ही मरुस्थल में
निवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। क्यों? क्योंकि मरुद्यान में वो रहते हैं और वही जो है उनका सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। नहीं तो उसके अलावा कहाँ जाएंगे? उसके अलावा तो बाकी सारा तो खाली बालू ही बालू है ना। जी। अब बालू में वो कहाँ पानी और खाना खोजते फिरेंगे। ठीक है। भूमि में नमी के कारण मरुद्यान में रहने वाले लोग खेती भी करते हैं, जहां वह ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ और खजूर आदि उगाते हैं। क्या क्या उगाते हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, जौ तथा खजूर आदि उगाते हैं। खजूर ही यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? खजूर। खजूर है, जिसका विदेशों को भी पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया जाता है। खजूर को क्या किया जाता है? वो वहाँ से निर्यात होती है। कोई दिक्कत भी? खजूर के पत्ते और तने की लकड़ी से चटाइयाँ, खजूर के पत्ते और तने की लकड़ी से क्या बनता है? चटाइयाँ, टोकरियाँ और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। कोई दिक्कत भी? तो जो है खजूर की मदद से वो लोग क्या क्या बना लेते हैं? उसके पत्ते और तने से चटाइयाँ, टोकरियाँ और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। ठीक है। तो चलो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा ना, उसके जो जलवायु के बारे में है ना, ठीक है, उसकी वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में, उसके जनजीवन के बारे में, किसके? सऊदी अरब के। ठीक है। कल के क्लास में हम लोग और बद्दुओं का बदलता जीवन उनके और किस तरीक़ा से है, और जो है इसके आगे उद्योग वहाँ पर किस तरीक़ा से लग रहा है, ये हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो जो है आज के लिए इतना ही।